एक्सटेंशन में पिछली क्लास में पढ़ना पड़ा था भारत में पशुपालन विकास का इतिहास। पशुपालन विकास का इतिहास। इसके अंदर अपन ने ये देखा था कि आज़ादी के पहले कौन कौन से पशुपालन के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते थे और भारत की आज़ादी के बाद नए जो कार्यक्रम थे वो कौन कौन से चलाए जाते थे। अपन ने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम इसमें देखे थे जो आज़ादी से पहले चलाए जाते थे। उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद में कई कार्यक्रम चलाए गए जिसमें पशुपालन विकास को लेकर अधिक ध्यान दिया गया। उसके अंदर मैंने आपको बताया पहला कार्यक्रम की विलेज स्कीम। की विलेज स्कीम के बारे में मैंने आपको की विलेज स्कीम के बारे में बताया था। इसका स्थापना या इसको प्रारंभ कब किया गया था? इसको प्रारंभ किया गया था 1992 में। इसके बारे में एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट इसका आया हुआ है। इसमें क्या क्या होता है वो चीज़ें आपने अपने पढ़ाई थी, अपन ने देखी थी। की विलेज स्कीम के अंदर कई प्रकार के ब्लॉक बनाए गए थे। की विलेज जिनको ब्लॉक बोला था, लगभग इंडिया के अंदर 640 जो है की ब्लॉक बनाए गए थे। उनके आधार पर जो 8 किलोमीटर के एरिया में, मतलब ऐसे स्थान पर ब्लॉक बनाया गया था जिसमें 8 किलोमीटर के एरिया में लगभग 2000 गाय भैंसें ऐसी हो जो अच्छा दूध उत्पादन करती हो। सही है। दूसरा अपन ने देखा था इसके अंदर समग्र गोवंश विकास कार्यक्रम जिसका प्रारंभ कब हुआ था? 1967 के अंदर। तीसरा श्वेत क्रांति प्रोग्राम, इसको अलग अलग चरणों में चलाया गया था। श्वेत क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत ही जो अमूल डेयरी है उसकी स्थापना हुई थी। कौन से कार्यक्रम के दौरान? श्वेत क्रांति कार्यक्रम के दौरान अमूल डेयरी की स्थापना हुई थी। उसके अंदर ऐसे स्थानों पर इसकी स्थापना की गई जहां पे दूध उत्पादन अच्छा होता था, लेकिन दूध उत्पादन अच्छा है लेकिन फिर भी वहां पे उसको दूध को खरीदने वाला कोई नहीं था, उसके लिए अच्छा मार्केट उपलब्ध नहीं था। तो ऐसे स्थानों के ऊपर श्वेत क्रांति प्रोग्राम लाया गया और अमूल डेयरी की स्थापना की गई। वो सबसे पहले गुजरात के अंदर इसको प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में ये पूरे देश के अंदर फैल चुकी है। आप लोगों को पता ही होगा कि ये प्रोग्राम जो है श्वेत क्रांति प्रोग्राम, वो एक सक्सेस प्रोग्राम था। इसके अलावा अपन ने देखा कि विलेज स्कीम हो गया, समग्र गोवंश विकास कार्यक्रम, इनके ऊपर लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में सीमन फ्रोजन कार्यक्रम चलाया गया, या अपन कह सकते हैं फ्रोजन सीमन का कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंदर तरल सीमन उपयोग न करके फ्रोजन सीमन का उपयोग किया गया। जो फ्रोजन सीमन क्या होता है, कई दिनों तक उसको स्टोर किया जा सकता है। सीमन को कई दिनों तक स्टोर किया जा सकता है और आराम से दूर दराज गाँवों के अंदर उसको भेजा जा सकता है। तरल सीमन के अंदर क्या होता था, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता था, वो जल्दी खराब हो जाता था, ज़्यादा दूर तक उसको भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि ज़्यादा दूर तक भेजेंगे तो वो खराब होने के उसके चांस ज़्यादा रहेंगे। सही है। तो ये हो गया। अब अपन बात करते हैं वर्तमान के अंदर कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्तमान के अंदर राजस्थान पशुपालन विकास बोर्ड के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो अपन देखते हैं उनकी लिस्ट। वर्तमान के अंदर राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको RLDB के नाम से जाना जाता है, RLDB राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। सही है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, तो इसके द्वारा वर्तमान में कौन कौन सी सेवाएं दी जा रही है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली सेवा कौन सी थी? कृत्रिम गर्भाधान का सुदृढ़ीकरण। कृत्रिम गर्भाधान का सुदृढ़ीकरण। कृत्रिम गर्भाधान का सुदृढ़ीकरण ये पहली चलाई जा रही है, जिसके अंदर लोगों को गाँव में अलग अलग गाँव के अंदर जाके उनको ये बताया जा रहा है कि कृत्रिम गर्भाधान जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है अच्छी नस्ल प्राप्त करने के लिए, या संकरण नस्ल प्राप्त करने के लिए
अच्छे प्रकार का जो ऑप्शन है वो है कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान को ज़्यादा अपनाओ, जिससे क्या होता है कि अवांछनीय लक्षण जो होते हैं वो संतति के अंदर नहीं आते, और अपन जैसी नस्ल प्राप्त करना चाहते हैं वैसी नस्ल अपन को कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अगला था बछड़ा पालन पशुपालक के द्वारा। बछड़ा पालन पशुपालक के द्वारा, बछड़ा पालन यानी कि बछड़ा पालन के अलग अलग केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान के अंदर बछड़ा पालन के अलग अलग केंद्र स्थापित किए हैं, जहाँ पर क्या किया जाता है, अच्छी नस्ल का जो बछड़ा होता है उसको पाल पोस कर बढ़ा दिया जाता है, और उसको एक लो प्राइस के अंदर पशुओं को या पशुपालक जो है उसको बेच दिया जाता है, ताकि वो उससे पशु को क्रॉस करवाए, आर्टिफिशियल यानी कि प्राकृतिक गर्भाधान करवाए, और उसके बाद में अच्छी संतति प्राप्त कर सके। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कार्यक्रम उन्नत प्रजनन कार्यक्रम। उन्नत प्रजनन कार्यक्रम, इसमें क्या किया जाता है, अच्छी नस्ल के जो नर और पशु, नर और मादा जो है उनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है, प्रजनन करवाया जाता है, और उससे अच्छी संतति प्राप्त की जाती है। उन्नत प्रजनन कार्यक्रम हो गया। प्रजनन योग्य सांडों की उपलब्धता। प्रजनन योग्य सांडों की उपलब्धता, यानी प्रजनन के योग्य जो भी सांड हैं उनके ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर या उसके पेडिग्री के आधार पर चयन किए हुए जो सांड हैं उनकी उपलब्धता करवाना पशुपालकों के लिए या पशुओं के लिए। कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क को बढ़ाना। कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क को का सुदृढ़ीकरण ऐसे कह सकते हैं। सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है और उसको ज्यादा मजबूत करना। इसके बाद में आता है पशु बक्स निवारण शिविर। पशु बक्स निवारण शिविर, अलग अलग शिविर लगाए जाते हैं पशुओं के विकास के लिए, उनके रोगों के निदान के लिए। इसके बाद में आता है पशुधन बीमा योजना। पशुधन बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना अगर किसी घर में गाय भैंस है, पशुपालन का काम करते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा गायों के ऊपर एक पीले पीले कलर की टैगिंग लगाई जाती है कानों के अंदर, तो वो जो होती है वो बीमे वाले लगा के जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इससे क्या पता चलता है, इससे पशु की पहचान का पता चलता है कि कौन सी पशु के लिए अपन ने बीमा कराया था। सही है। इसके अलावा राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन। राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन। राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन। राज्य स्तरीय पशु मेले मैंने आपको बताया था 10 प्रकार के राज्य स्तरीय पशु मेले हैं, जिनका आयोजन गाँव के अंदर किया जाता है या अलग अलग जगह पे किया जाता है। उनका उद्देश्य भी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या उद्देश्य से ये पशु मेले करवाए जाते हैं। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, भारत में पशुपालन विकास का इतिहास। नेक्स्ट टॉपिक आता है पशुधन सहायक के कार्य। पशुधन सहायक के कार्य नया टॉपिक है। पशुधन सहायक जिसको लाइव स्टॉक असिस्टेंट बोला जाता है, LSA, जो डिग्री आप लोग कर रहे हो, LSA लाइव स्टॉक असिस्टेंट, इसको हिंदी में कहते हैं पशुधन सहायक। सही है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट। इसके क्या क्या कार्य हैं वो अपन देखेंगे कि इसको जो जहाँ पे भी इनकी ड्यूटी लगती है, गवर्नमेंट ड्यूटी लगती है, तो गवर्नमेंट जो चिकित्सालय जो होता है, पशु चिकित्सालय,
उसके अंदर इनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनको क्या क्या कार्य करना चाहिए, वो चीज़ों के बारे में एक एक करके अपन उनके कार्य देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा, कोई भी अगर पशु चिकित्सालय है, कोई भी हो, चाहे वो बड़ा पशु चिकित्सालय हो, छोटा हो, उपकेंद्र हो, सही है, सबके अंदर एलएसए लगे होते हैं, सबके अंदर लाइव स्टॉक असिस्टेंट की ड्यूटी लगाई जाती है। ये सब आप लोगों को पता है कि राजस्थान के अंदर, अगर राजस्थान की बात करें तो हर जो पशु चिकित्सालय है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके अंदर लाइव स्टॉक असिस्टेंट आवश्यक होता है, जरूरी होता है। कुछ पशु चिकित्सालय ऐसे होते हैं जैसे कि उपकेंद्र हो गया, पशु चिकित्सालय का उपकेंद्र, वहाँ पे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पे एलएसए लगाए जाते हैं, सही है, वहाँ पे 2 एलएसए काम करते हैं। केंद्र जो होता है वहाँ पर डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, फिर उसके बाद में जो बड़ा पशु चिकित्सालय होता है उसके अंदर डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो नीचे जो पशु चिकित्सालय है, जिसको उपकेंद्र अपन बोलते हैं, पशु चिकित्सालय का उपकेंद्र, वहाँ पे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती, वेटनरी ऑफिसर की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पे सारा कार्यभार जो होते हैं वो एलएसए ही संभालते हैं। तो इनके कार्य अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला कार्य, सबसे पहला काम, निर्धारित समय पर पशु चिकित्सालय में उपस्थित होना। निर्धारित समय पर पशु चिकित्सालय में उपस्थित होना। पशु चिकित्सालय में उपस्थित होना। निर्धारित समय पर पशु चिकित्सालय में उपस्थित होना। अब ये जो टाइम होता है ये फिक्स होता है, जो गवर्नमेंट पशु चिकित्सालय जो होते हैं उनके अंदर ये टाइम फिक्स होता है। गर्मियों में इनका टाइम क्या होता है? गर्मियों में टाइम होता है इनका सुबह 8 से 12, उसके बाद में शाम को 5 से 7 बजे तक, 5 से 7 बजे तक। सुबह गर्मियों की बात करें तो सुबह 8 से 12 बजे तक, और फिर उसके बाद में शाम को 5 से 7 बजे तक। बीच में इनको रेस्ट दिया जाता है, 12 से 5 तक जो है उनको रेस्ट दिया जाता है। सर्दियों की बात करते हैं। सर्दियों में इनका टाइम क्या होता है? सुबह 9 से 1 बजे तक, 1 घंटा इनका बढ़ा दिया जाता है। सुबह 9 से 1 बजे तक, सुबह 9 से 1 बजे तक, और शाम को 4 से 6 बजे, शाम को 4 से 6 बजे। ये इनका टाइम उपस्थिति है, जो एक वेटनरी डॉक्टर के लिए भी लागू होता है। इसके अलावा जो पशुधन सहायक जो है उसके लिए भी ये लागू होता है। तो ये चीज़ पहली पॉइंट है, निर्धारित समय पर पशु चिकित्सालय में उपस्थित होना। सुबह के समय 8 बजे उपस्थित होना, शाम के समय 5 बजे उपस्थित होना। इसके अलावा सर्दियों में सुबह 9 बजे उपस्थित होना, शाम को 4 बजे उपस्थित होना। सभी पशु चिकित्सालय जो है राजस्थान के अंदर, उनके अंदर सभी में यही टाइम होता है। दूसरा कार्य, इसके अलावा संडे को भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है इमरजेंसी वार्ड के अंदर। संडे को भी याद रखना है आप, संडे के अंदर जो है 9 से 11 बजे तक, 9 से 11 बजे तक, सुबह 9 से 11 बजे तक इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। वो इमरजेंसी के लिए होती है, इमरजेंसी सर्विस जिसको बोला जाता है। अगला कार्य क्या हो गया इसको? सबसे पहले उपस्थिति पंजिका में अपने हस्ताक्षर करना, यानी उपस्थिति दर्ज कराना। उपस्थिति पंजिका में, उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना, उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना, ये सबसे पहला काम होता है। निर्धारित समय पर पहले पहुंचे, उसके बाद में उपस्थिति पंजिका में अपने हस्ताक्षर करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। जाहिर सी बात है, अगर उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करोगे तो ही आपको सैलरी मिलेगी, सही है। जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आपने पढ़ाई की है, जिसके लिए नौकरी लगे हो पैसों के लिए, तो वो कब मिलेंगे? जब उपस्थिति पंजिका में आप हस्ताक्षर करोगे उसके बाद। इसके बाद में पशु चिकित्सालय परिधान पहनना। पशु चिकित्सालय परिधान,
परिधान का क्या मतलब होता है? ड्रेस। जैसे आप स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर एक फिक्स ड्रेस पहन के आते हो, उसी प्रकार जो पशु चिकित्सालय होता है उसका भी एक ड्रेस कोड होता है जिसको बोला जाता है एप्रोन। एप्रोन क्या होता है? उसका नाम एप्रोन। सफेद सफेद कोट देखा होगा आपने जो डॉक्टर लोग पहनते हैं, वो आपको पशु चिकित्सालय में जाने के बाद पहनना है। हस्ताक्षर करने के बाद ये पहनना है। उसके बाद में जब तक कोई केस ना आए, आप रहना तो कहाँ है? रहना तो पशु चिकित्सालय के अंदर ही, अपने ऑफिस के अंदर या अपने कक्ष में बैठ सकते हो, अपने कक्ष में उपस्थित हो रह सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ और सूझ रहा है तो वो भी आप काम कर सकते हो। सही है, ये कुछ कार्य हो गए। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो एक एलएसए को करने होते हैं। ट्रीटमेंट के अलावा भी बहुत सारे और कार्य होते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड रखना कि कौन से पेशेंट आए उनका रिकॉर्ड रखना, वो सारे काम एक एलएसए के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर पशुधन सहायक जो है एलएसए किसी भी अगर पॉली क्लिनिक में कार्य कर रहा है, सही है, उसके अलावा प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में काम कर रहा है, चिकित्सालय और औषधालय में अगर काम कर रहा है, तो वहाँ पे आपके सीनियर रहेंगे जैसे कि एसवीओ, वीओ या वीए। सही है, वीओ, एसवीओ या वी, जैसे कि सीनियर वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी असिस्टेंट, ये 3 प्रकार के हैं जो एलएसए से ऊपर अपना पद रखते हैं। तो वो सारे अगर किसी भी उपस्थित है तो उनके कार्य के अनुसार, उनके कहे अनुसार आपको काम करना है। सही है, जब जैसे आपके सीनियर है, आपके पशु चिकित्सालय के अंदर कार्यरत है, सही है, तो वहाँ पे अगर आपका सीनियर कोई एसवीओ है, सीनियर वेटनरी ऑफिसर है या वेटनरी ऑफिसर है या इसके अलावा वेटनरी असिस्टेंट है, कोई भी है, तो उसके निर्देशानुसार ही आपको कार्य करने होते हैं। वो आपको जो काम बताएगा वो काम आपको करना होता है। पशु चिकित्सालय से संबंधित कार्य करने होते हैं। ऐसे नहीं कि वो कुछ और बाहर का कार्य बता रहा है आप उसको कर रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर पशु चिकित्सालय का कोई कार्य है तो वो आपको उसके कहे अनुसार ही कर रहा होता है। नेक्स्ट कार्य क्या हो गया? एसवीओ, वीओ या वेटनरी असिस्टेंट के निर्देशानुसार कार्य करना। के निर्देशानुसार कार्य करना, के निर्देशानुसार कार्य करना, ये अगला कार्य हो गया इसका। नेक्स्ट क्या हो गया? अगर कोई प्रभारी है जैसे कि एसवीओ, वीओ, अगर वेटनरी असिस्टेंट, अगर आपके जो सीनियर जो है वो अगर कोई पर्ची लिखते हैं, किसी भी दवाई की पर्ची है जो चिकित्सा पर्ची जिसको बोला जाता है, चिकित्सा पर्ची, तो चिकित्सा पर्ची के हिसाब से ही आपको डोज लगानी है किसी भी रोगी को। जैसे कि चिकित्सा पर्ची में क्या क्या लिखा जाता है? सबसे पहले तो चिकित्सा पर्ची के अंदर एक आपके प्रभारी के द्वारा, जो वेटनरी ऑफिसर, एसवीओ, वीए जो भी है, उनके द्वारा क्या लिखा जाता है? एक तो डोज, ड्रग्स लिखी जाती है, दवाइयाँ लिखी जाती है। उसके बाद में वो डोज लिखी जाती है, कितनी डोज में इसको देना है, सही है। उसके बाद में क्या लिखा जाता है? उसके अलावा एक रूट, एडमिनिस्ट्रेटिव रूट, जैसे कि आपने देखा होगा आईएम लगानी है, आईवी लगानी है या सबक्यूटेनियस लगानी है, वो सारे ये चीज़ें वहाँ पे लिखी होती है। ड्रग्स लिखी होती है कि कौन सी ड्रग्स लगानी है, डोज लिखी हुई होती है कि डोज कितनी उसको लगानी है, और रूट आपको वहाँ पे दिया हुआ होता है, डॉक्टर के द्वारा ये चीज़ें लिखी हुई होती है। अब चिकित्सा पर्ची में आपका जो प्रभारी है उसका जो चिकित्सा पर्ची में जो लिखता है उसके अनुसार ही आपको उसको ड्रग्स देना होता है, उसको दवाइयाँ उसी आधार पर देनी होती है। अपने हिसाब से इसमें कोई चेंज नहीं करना है। जैसे कि ड्रग्स अगर चेंज नहीं कर सकते आप, जो प्रभारी ने लिखी है वही देना है। उसका डोज जितना है, जैसे कि जितना मिलीग्राम उसको दिया हुआ है, 8 से 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, जितना भी उसने लिखा है वो सारे आपको वहाँ पे देने हैं। और रूट भी आपको चेंज नहीं करना है। कहीं आप आईवी उसमें लिखा हुआ है इंट्रावेनस और आप लगा रहे हो सबक्यूटेनियस या आईएम अपनी सुविधा के लिए,
नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो उसने लिखा हुआ है, जो पर्ची के अंदर, चिकित्सा पर्ची के अंदर जो डॉक्टर ने लिखा है वही चीज़ आपको लगानी है, उसी रूट से लगानी है। अगर कई बार चांस ये होता है कि जो चिकित्सा पशु चिकित्सा जो है पशु चिकित्सक जो है, एसपीओ बीओ जो भी है, उनको कई बार ये चीज़ ध्यान में नहीं आती है। जैसे कि मान लो कोई ड्रग्स है, वो आपको पता है कि ये ड्रग्स आईएम लगती है, आपको पता है कि ये ड्रग्स जो है आईएम लगती है, लेकिन कई बार क्या होता है, इतने केस देखने के वजह से डॉक्टर को कभी ये याद नहीं रहता कि ये जो डोज है ये आईएम लगती है, लेकिन उसने लिख दिया इसको आईवी लगाना है। सही है, उसने लिख दिया इसको आईवी लगाना है, लेकिन आप श्योर हो कि ये डोज आईवी नहीं लगती, आईएम लगती है, इंट्रामस्कुलर लगती है, तो आप उसको चेंज नहीं करोगे, बल्कि उसको आप, डॉक्टर जो है उसको आप ये चीज़ बताओगे कि इसमें डोज, ये डोज है, ये आईवी लगती, आईएम लगती है, आईवी नहीं लगती, आईवी लगने पर ये नुकसान होते हैं इसमें, वो सारे आप डॉक्टर को बताओगे, और डॉक्टर जो होता है फिर उसमें चेंज करता है। डॉक्टर, आप खुद इसमें चेंज मत करना, ऐसा कोई कार्य नहीं करना। उसके अंदर जो प्रभारी जो होता है वही उसमें चेंज कर सकता है। जो पर्ची लिखने का जो अधिकार होता है, चिकित्सा पर्ची लिखने का अधिकार, वो एलएससी को नहीं दिया जाता है, वो एक डॉक्टर को ही दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। सही है, प्रभारी द्वारा लिखी जो चिकित्सा पर्ची है उसको अच्छे से पढ़ें, उसके अंदर लिखी हुई दवाइयों का अच्छे से उपयोग करें, उनका जो चेंज है वो नहीं करें। अगर कोई आपके मन में कोई शंका है किसी दवाई के प्रति, तो वो डॉक्टर के जाके उनसे कंसल्ट करें और उसके बाद में उसको डॉक्टर से ही चेंज करवाएं, खुद उसको चेंज ना करें। ये हो गया अगला कार्य। इसके बाद में नेक्स्ट कार्य क्या होता है इसका? नेक्स्ट कार्य है, पशुधन सहायक को अपनी मर्जी के इच्छा अनुसार औषधि का सब्स्टिट्यूट नहीं देना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार नहीं देना चाहिए। जो भी बात है जो पशुपालक को बता देनी चाहिए, इसको इतना देना है, उसको इतना देना है, या अपने हिसाब से उसको दे सकते हैं, लेकिन अगर जो चीज़ डॉक्टर ने लिखी है तो उसके हिसाब से ही आपको चलाना है। ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट कार्य क्या होता है इसका? नेक्स्ट कार्य है, पशु चिकित्सालय के 8 किलोमीटर के दायरे में, पशु चिकित्सालय के 8 किलोमीटर के दायरे में पशु चिकित्सालय के 8 किलोमीटर के दायरे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि पशु चिकित्सालय जो है, जहाँ पे भी पशु चिकित्सालय स्थित है, उसके 8 किलोमीटर के दायरे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, वो चीज़ें भी देखें। सबसे पहले तो कितने पशु आपके पशु चिकित्सालय के 8 किलोमीटर के दायरे में उपस्थित है, कितनी गायों की संख्या कितनी है, यानी कि गांव में जाके ये सर्वे करना है कि गायों की संख्या कितनी है। सही है, भैंस की संख्या कितनी है, बकरी की संख्या कितनी है, भेड़ की संख्या कितनी है, इनका रिकॉर्ड भी आपके पास रहना चाहिए। पशु चिकित्सालय के 8 किलोमीटर के दायरे में कितनी गायें हैं, कितनी भैंसें हैं, कितनी बकरी है, कितनी भेड़ है, वो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, या उसका आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, या आपको रखना जरूरी होता है। इसके अलावा गाय है तो गाय में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, भैंस के अंदर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बकरी भेड़ में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वो चीज़ भी आपको रिकॉर्ड रखनी होती है। इसके अलावा प्रजनन योग्य, वयस्क प्रजनन योग्य मादाओं की संख्या कितनी है, वयस्क प्रजनन योग्य मादाओं की संख्या कितनी है, जिनको प्रजनन करवाया जा सके, जिनके सीमन लगाया जा सके, ऐसी मादाओं की संख्या कितनी है। और इनका ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए, गाय भैंस बकरी भेड़, इनका ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि जो गायें हैं वो कौन सी नस्ल की कितनी है, कौन सी नस्ल की कितनी है। जैसे कि देसी नस्ल की गायें कितनी है, थार पारकर कितनी है, गिर कितनी है, वो सारे इनके नस्लवार भी आपको याद रखना चाहिए, रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए। इसके अलावा उनके अंदर जितनी भी आपने ये पशु देखे हैं, उनके अंदर वयस्क प्रजनन योग्य मादाओं की संख्या कितनी है, वो भी आपको रिकॉर्ड रखनी है। इसके अलावा प्रगतिशील पशुपालकों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इस 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर प्रगतिशील पशुपालकों की
पहचान। प्रगतिशील पशुपालकों की पहचान। प्रगतिशील पशुपालक वो होते हैं जिनके 10 से 15 के बीच में या इससे ज़्यादा उनके जो है उनके अंदर पशु जो वो पाल रहा है वह पशुपालन में जो भी फार्म है उसका, उसमें 10 या 15 से ऊपर ज़्यादा कितनी गाय भैंसे हैं तो उसको अपन प्रगतिशील पशुपालक कह सकते हैं। तो उनका रिकॉर्ड भी आपके पास रहना चाहिए, या उनकी जो गाय भैंसे उसके अंदर उपस्थित है वो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन भी करनी चाहिए। टीकाकरण का भी आपको ध्यान रखना है। टीकाकरण का यानी कि आसपास के आपके 8 किलोमीटर के दायरे में जितने गांव आते हैं उनके अंदर टीकाकरण किसको हुआ है किसको नहीं हुआ, कौन से रोग का टीकाकरण हो चुका है, कौन से रोग का टीकाकरण नहीं हुआ है, वो रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन सी महामारी उस समय किस समय आई थी, आजकल कौन सी महामारी चल रही है या नहीं चल रही, कौन सा डिजीज़ किस गाँव में ज़्यादा फैल रहा है, वो रिकॉर्ड भी आपको रखनी है। मतलब रोगों से संबंधित रिकॉर्ड भी रखने हैं। रोगों से संबंधित रिकॉर्ड, रोगों से संबंधित रिकॉर्ड भी आपको रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो अलग अलग शिविर लगाए जाते हैं गाँव के अंदर उनका देख रेख भी आपको ही करना है। उसके जो पशु चिकित्सक जो होता है उसके साथ उसकी सहायता उसमें आपको करनी है। जैसे कि कई शिविर लगाए जाते हैं, पशु शल्य चिकित्सा शिविर लगाया जाता है, पशु बांझपन शिविर हो गया, उन्नत नस्ल की बछड़ा बछड़ी प्रतियोगिता शिविर हो गया, पशुपालन प्रशिक्षण गोष्ठी सेमिनार का आयोजन हो गया। उसके अंदर आपको सहायता करनी होती है पशु चिकित्सक की, उसको करने में या उसको सफल बनाने में आपका योगदान भी उसमें होना चाहिए। ग्राम सभा की जो बैठकें होती है उनके अंदर भी आपको भाग लेना है कि उसके अंदर जो भी चीज़ें बताई जाती है जिनके बारे में उनको डिस्कस करना होता है वो चीज़ें आप रिकॉर्ड रखें। इसके अलावा पशु चिकित्सालय में जो भी लेटर आते हैं उनको पढ़ना, या अगर कोई लेटर पशु चिकित्सक से संबंधित है तो उस वहाँ तक उसको पहुँचाना, सही है, उस लेटर को पहुँचाना या उसका जवाब वापस लेटर के हिसाब से उसका जवाब वापस देना, वो सारे कार्य जो होते हैं वो पशु चिकित्सक के LSA के ही होते हैं। संस्था का वेतन का जो बिल है वो बना के टाइम पर आगे पहुंचाना उसका कि कौन सा कितने दिन तक आया है। जो भी आप उपस्थिति दर्ज कराते हो रजिस्टर में, जो भी आप उपस्थिति दर्ज करते हो अपनी, उसका रिकॉर्ड जो होता है आगे भेजना पड़ता है और उसके आधार पर ही आपकी सैलरी बनाई जाती है। तो वो भी आपको टाइम पर भेज दे ताकि सभी जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी समय पर आ जाए। पशुपालक जो होता है या जो भी ओनर होता है पशु का, उससे अच्छे से बिहेव करें, शांतिपूर्वक उससे दवाओं के बारे में समझाएं। और पशु अधिकारी जो होता है पशु चिकित्सा अधिकारी, उसकी आज्ञा का पालन आपको करना है। ये सारे कार्य किसके हो गए? पशु चिकित्सक के कार्य हो गए, पशु तन सहायक के कार्य हो गए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम दूध अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे कि दूध का रिकॉर्ड किस प्रकार रखा जाता है।